तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस लीग 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये DC की एक मूवी है जो कि आपको एक तरह से नया सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। पहले इसका जस्टिस नाम का एक मूवी आपको 2016 के अंदर देखने को मिली थी और इसके बाद अब 2023 के एक तरह से एंड के अंदर आपको टीजर या ट्रेलर देखने को मिल रहा है और इसके बाद शायद अंदाजा ये लगाया जा रहा है 2024 तक ये आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी DC की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको नज़दीकी सिनेमाघरों में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ टीजर की बात की जाए तो वो भी 1 या 2 महीने के अंदर आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जैसे लिगेट के पिछले पार्ट के बारे में और अभी जो पार्ट आ रहा है इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, डिटेल, अपडेट, फैक्ट यानी टोटल मिलाकर सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर से आप को सेट कर ले। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं DC की एक और मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग मूवी है और हमारी जो सीरीज चल रही है DC और MCU में, उसके अंदर ये एक तरह से DC की ये दूसरी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ इसका जो पिछला पार्ट है इस मूवी का, उसके बारे में भी हम सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये DC की हमारे इस सीरीज़ के सीक्वेंस के अंदर दूसरी एक तरह से वीडियो होने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ लगभग हम सारी DC की मूवीज़ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो दोस्तों जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जस्टिस लीग। ये 2017 में आई थी एक मूवी है और उसका ही अगला पार्ट जैसे लेकिन 2 आपको देखने को मिली है। अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि इसी नाम की DC कॉमिक्स सुपर हीरो टीम पर आधारित है। वनस ब्रदर्स पिक्चर और DC फिल्म्स और रेड के प्रोड्यूस और एंटरटेनमेंट एल्सन एंटरटेनमेंट और यूसन एंड यूसन फिल्म द्वारा निर्मित और वनस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट है। ये DC एक्सटेंड यूनिवर्स DCU में 5वीं एक जैसे मूवी है। जैक स्नाइडर द्वारा डायरेक्ट की गई है और क्रिस टेरियन और जॉन वर्टन द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म में बेन एफन सहित कई कलाकार शामिल हैं और हेनरी केवल, एमी एडम और गेल रोटन और एजरी मिलर और जेसन मेमोस रे और जेनली एरिस और साथ ही साथ फिल्म में बैटमैन बेनाम सुपर हीरो डॉन ऑफ जस्टिस 2016 की घटनाओं के बाद बैटमैन और वंडर वुमन दुनिया को स्पेटबुल्स के विनाशकारी खतरे से बचाने के लिए सुपरमैन की मौत के बाद द फ्लैश, एक्वामैन और साइबर्स की एक जैसे भर्ती करते हैं और उसकी पैरामेड्स की सेना है। दोस्तों इसका डायरेक्शन किया था जैक स्नाइडर ने और अपकमिंग दूसरा पार्ट जो आ रहा है उसका डायरेक्शन भी यही कर रहा है। इसकी राइटिंग इसकी लिखी थी क्रिस्टेरियो जोन्स वेल्टन ने और साथ ही साथ DC की कॉमिक्स पर यह आधारित है मूवी पूरी की पूरी। और चार्ल्स रोवन और दोबर स्पोर्ड और जॉन ब्रैग और जोफन जोन्स इसके प्रोड्यूसर है। साथ ही साथ इसके अंदर बेन एफ्लेक, हेनरी चूनरीज, एमी एडम और वार्डन एल और एडजा मिलर, रेफरीज और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम फैबली वेगस ने किया है और साथ ही साथ इसमें म्यूज़िक दिया है डैनी एल्फमैन ने और वनस ब्रदर पिक्चर्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ DC मूवीज़ द्वारा भी दोनों ने मिलकर से डिस्ट्रीब्यूट किया है और एट एस एंटरटेनमेंट और क्रूज और अन्य फिल्म स्टूडियोज़ के द्वारा इसमें एक तरह से हाथ बटोरा गया है। ये जो मूवी है आपको सिनेमाघरों में 2017 में देखने को मिली थी और इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो बहुत ही बेहतरीन था। जी हाँ दोस्तों, मूवी का जो बजट था वो उस ज़माने में $300 मिलियन था और मूवी ने एक तरह से कलेक्ट किए थे, मैं आपको बताऊँ तो लगभग $650+ की कमाई की थी, जो कि अपनी कमाई का डबल यानी 2 गुना था। और वनस ब्रदर्स ने 2007 में जॉर्ज मिलर के निर्देशन में
एक लाइव एक्शन जस्टिस लीग की फिल्म विकसित करना शुरू किया, लेकिन उत्पादन में देरी और एक जैसे बसी चेतावनियों के कारण परियोजना रद्द कर दी गई। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल से अक्टूबर 2016 तक हुई और अपनी बेटी की मौत के बाद स्नाइडर की फिल्म से हटने के बाद वीडन से पोस्ट और प्रोडक्शन को देखरेख के काम पर रखा गया, जिसमें एक तरह से अतिरिक्त दृश्यों को लिखना और निशान करना, एक तरह से साथ ही एक बड़े हिस्से को फिर से शूट करना शामिल था फिल्म का, जिसमें इसके कई पहलू बदल दिए और स्पाइडर के अंत में निशान के रूप में एकमात्र से बरकरार रखा। और लगभग 300 बिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ जस्टिस लीग अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। और जस्टिस लीग इनका प्रीमियम 13 नवंबर 2017 को लॉस एंजलिस में हुआ और 4 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज़ किया गया और मूवी ने लगभग 750 मिलियन से भी अनुमानित ब्रेक इन बिंदु के मुकाबले दुनिया भर में 650 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और वरनर ब्रदर्स ने अनुमानित 600 मिलियन का अनुमान हुआ और इसकी आलोचनाओं से मिश्र समीक्षाएं मिली, जिसमें कैथन ग्रिथ और सामान्य खलनायक एक जैसे सिनेमेटोग्राफर और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज ने आलोचना की, जबकि इसके हास्य और हल्के स्वर को दृढ़ीकृत प्रतिक्रियाओं के साथ मिला। हालांकि एक्शन दृश्य और प्रदर्शन विशेष रूप से ब्रैडम और मिलर की प्रशंसा की गई और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान वीडन एक प्रमुख भागीदार की एक दस कलाकारों और विशेषताओं में डोगन को विशोन से कठोर आलोचना चुनी और मार्च 2021 में एक जैसे HBO मैक्स पर जैक स्पैन जस्टिस लीग शीर्षक से एक निर्देशांक का कट जारी किया गया। जब प्रशंसा ने फिल्म की नाटकीय रिलीजिंग के लिए इस तरह से स्पैंड की फिल्म की मूल संस्करण के विकास पर शुरुआत की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ कहानी के बारे में भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई डिटेल है इस मूवी के बारे में, सारी जानेंगे, एक एक कैरेक्टर के बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले इसकी एक तरह से स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या स्टोरी आपको देखने को मिली है। हज़ारों साल पहले स्टैन वेस्ट और उसके एक तरह से पैराडाइंस के एक तरह से दिग्गजों से एक तरह से मदर बॉक्स की संयुक्त ऊर्जा का उपयोग कर पृथ्वी पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ बताया जाता है कि इस प्रयास में ओल्फन देवता और एमरस और अटलांटिक मानवों को एक तरह से आलोचना प्रेरणा सहित एक विगत गठबंधन द्वारा विफल कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ मदर बॉक्स को अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया जाता है। वर्तमान में सुपरमैन की मृत्यु के 2 साल बाद भावनात्मक शोक मनाया जाता है, जिसमें मदर बॉक्स ने पुनर्कृत और पृथ्वी पर वापसी की गति दी है और स्टेबल्स और लक्ष्य द यूनिट बनाने के लिए बक्सों को इकट्ठा करता है, जो कि पृथ्वी की परिस्थितियों को नष्ट कर देता है। और स्टीवर्स ने थेम्ब्रिज से एक मदर बॉक्स प्राप्त किया है, जिसमें रानी हिमब्लोड को अपनी बेटी डैन को चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया गया है। डैन अन्य मैडहूर्स और उनके दृश्य के लिए एकजुट करने के प्रयास में ब्रूस वैन से जुड़ते हैं और वैन अर्थन करी और वैन एलिन के पीछे जाते हैं, जबकि डायरन क्रूटन स्टोन का पता लगता है कि वैन क्रियर को मारने में विफल रहता है, लेकिन एलन को उत्साहित पता है। स्टोन अपनी पिता सिल्वन और अन्य स्टार लेबर्स कर्मचारियों को अपहरण किए जाने के बाद इसमें शामिल हो गए हैं, जो मानवता द्वारा संरक्षित मदर बॉक्स की तलाश कर रहे हैं। स्टेम्बलुस अगले मदर बॉक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए अटलांटिक चौक पर हमला करता है, जिसमें केरी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और साथ ही साथ स्टोन समूह के लिए आखिर मदर बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है, जिसमें पता चलता है कि उसके पिता एक दुर्घटना के बाद स्टोफन को एक तरह से सुरक्षित कर लिया गया। मदर बॉक्स की तलाश कर रहे हैं और स्टोम बॉक्स अगले मदर बॉक्स को पुनः प्राप्त करने के लिए अटलांटिक चौक पर हमला करता है, जिसे केरी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और स्टोर समूह के
आखिर मदर बॉक्स को पुनः प्राप्त करता है, जिससे पता चलता है कि उसके पिता ने एक दुर्घटना के बाद स्टोन के शरीर को पुनर्निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिससे वह अलग मर गया था। और इन जानकारियों को जानने के बाद वेनन ने सुपरमैन को पुनर्जीवित करने के लिए मदर बॉक्स का उपयोग करने का फैसला किया है, न केवल उन्हें बल्कि मानवता के लिए आशा बहस करने के लिए भी। और क्यूटन केट के शरीर को खोद कर निकाल दिया है। मदर बॉक्स के साथ क्रिप्टोन स्कॉट जहाज में उत्पित कक्ष में एनिमरोड द्रव्य में दिखाया गया है, जिसमें वह सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गया है। हालांकि उसकी याद वापस नहीं आई है और वह समूह पर हमला करता है और बैटमैन ने अपनी आकृति योजना लागू की है और लोस लेन सुपरमैन शांत हो जाता है और उसके साथ स्मॉलविच में अपने परिवार के घर चला जाता है, जहां पर उसकी याद वापस आती है। और एथन पुथन आखिरी मदर बॉक्स को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाता है, जिसमें स्टेम ब्लूज इन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है। सुपरमैन की सहायता के बिना 5 नायक रूस के एक गांव की यात्रा करते हैं, जहां स्टॉम ब्लूज की मदर है और प्रतिमा उनके माध्यम से अपना रास्ता लड़ते हैं। जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है तो सभी सुपरमैन को पता चलता है कि मदर बॉक्स को अलग करने में स्टोन की सहायता करता है। साथ ही साथ लड़ाई के बाद ब्रूच और डायन ने टीम के खिलाफ संचालक का एक अधिकार स्थापित किया है। डायन और अर्थन ने अपनी एक तरह से वीरतापूर्ण कर्तव्यों को फिर से शुरू किया है। बैरन को स्टैग सिटी के पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाती है। पीटर अपने पिता के साथ इस्लाम लेबस में अपनी समताओं को बढ़ावा देना जारी रखता है। सुपरमैन स्टोन क्रूट केट और पृथ्वी के रक्षक के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करते हैं। क्रेडिन के बाद एक दृश्य में लेक्स लूथन एरखन शरण से भाग जाता है और अपनी खुद की एक लीग बनाने के लिए स्टैग विलेज को भर्ती करता है। साथ ही साथ ब्रेस वैन बैटमैन के रूप में वैन एप्लन एक धनी सोसाइटी के वैन स्ट्रोज मालिक हैं, एक उच्च प्रशिक्षण वाला। साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर देखने को मिला है। एक एक कैरेक्टर के बारे में जब जानेंगे, इनके रोल्स के बारे में भी हम जान लेंगे। फरवरी प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन कैसे हुआ इस पूरी मूवी का। फरवरी 2007 में अनाउंसमेंट की गई थी कि वर्नर ब्रदर्स ने जस्टिस लीग फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए पति पत्नी की जोड़ी मिशोल और कीना मुल्कोन को काम पर रखा है। लगभग उसी समय खबर आई कि जूस ब्लैडन की लंबे समय की विकसित वंडर वूमन फिल्म रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ DNS गोरन द्वारा लिखित और निर्देशित फ्लैक्स भी रद्द कर दी गई है और कथित तौर पर इसका शीर्षक जस्टिस लीग मॉडल्स है। मिशोल और किरण मुल्लर द्वारा लिखित 3 जून 2007 में वर्नर ब्रदर्स को सौंप दी गई है, जिसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 2007 से 2008 में राइट्स गिल्ड ऑफ अमेरिकन की हड़ताल से पहले फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद में स्टूडियोज को तुरंत उत्पादन में तेजी लाने से प्रेरित किया है। बॉक्स ऑफिस से निराश होने के बाद वर्नर ब्रदर्स सुपरमैन रिटर्न्स की अगली कड़ी के विकास के लिए कम इच्छुक थे और जस्टिस लीग मॉर्टन में सुपरमैन की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए ब्रैंडन राउन से संपर्क नहीं किया जाता और ना ही बैटमैन बीगन के क्रिश्चियन बेल से संपर्क किया जाता है। वर्नर ब्रदर्स का इरादा जस्टिस लीग मॉडल्स से एक नई फिल्म फ्रेंचाइजी को शुरू करने और अलग अलग सीक्वेंस और स्पिन ऑफ बनाने का था। द बैक नाइट को फिल्माने के कुछ ही समय बाद बैल ने एक सकारात्मक समीक्षा कही और बेहतर लोगों की ये हमारी बैटमैन श्रृंखला के अनुमान हो और उन्हें लगता है कि अधिकांश समर्थन होगा। वर्नर ब्रदर्स के लिए द डार्क नाइट रेजन के बाद फिल्म रिलीज करना और जस्टिस लीग का निर्देशन करने के लिए मूल संपादन जेस रिटमैन थे, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह खुद को एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता बनाते हैं और बड़े बजट। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट है वो आपको 13 नवंबर 2017 को देखने को मिला था और 20 के अंदर ये वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया था, यानी एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म पर इसे उतारा गया था। इसका परफॉर्मेंस जो था, एक तरह से मूवी का बजट $300 मिलियन था और उस समय में ये सबसे महंगी पिक्चरों में से एक में काउंट की गई थी। और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 600 मिलियन पार जा चुका था उस समय, यानी कि अपने बजट से 2 गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन कलेक्ट किया था।
और अब इसका नया पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। उसका बजट भी लगभग 400 मिलियन तक पहुंचने वाला है, क्योंकि डीसी की जितनी भी मूवीज आती है उन सभी का बजट बहुत भारी भरकम रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने अभी इससे पहले हमने इसकी एक जैसे स्टोरी के बारे में बात की, क्या स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अब इसके पार्ट 1 के बारे में कुछ डिटेल है स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ पार्ट 1 की सुपर हीरो फिल्म से दूर रहना पसंद करते हैं। जॉर्ज मिलर ने सितंबर 2007 में निर्देशक से हस्ताक्षर किया और बेरी बॉक्सब्रन का निर्माण किया। अनुमानित 220 मिलियन का बजट और अगले महीने लगभग 40 अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने सुपर हीरो की भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें जोसेफ क्रूज और माइकल कोर्गन और मैक्स थ्रीड और मिक केल और एडियन बॉर्लिन और स्कॉट पोर्टन शामिल थे। मिलर का इरादा युवा अभिनेता को लेने का था, क्योंकि वह चाहते थे कि कई फिल्मों के दौरान वे अपनी भूमिकाओं में विकसित हो। और डीजे कॉर्टन को सुपरमैन के रूप में चुना गया और हार्मी हैमर को बैटमैन के रूप में चुना गया। कार्तिक तौर पर बातचीत के बाद जेसन बिल ने वंडर ब्रूस की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और ये किरदार अभिनेताओं से जुड़े एक तरह से मेरी ली ब्रॉडवेंटन के साथ टेरेस पाम और सोलमी श्रमन की पुष्टि की। उन्होंने ऑडिशन दिया और अंततः मेगन गोड को वंडर वुमन के रूप में चुना गया, जबकि वामर को तालियन ले लूद के रूप में चुना गया, जिसे मिलर ने रूसी हेल्जन के साथ अभिनय करने के लिए मना एक दशक किया था। और जस्टिन लीग मार्टिन स्क्रिप्ट में जॉन स्वीट को ग्रीन पैटर्न के रूप में दिखाया गया है। ये भूमिका मूल रूप से कॉटन सूट में दिखाई दी है। हिप हॉप रिकॉर्डिंग कलाकार और रैपर कॉम को एडम ब्रॉड के साथ कास्ट किया गया है और बेली एन फ्लेक्स के रूप में और जे ब्रूचेन मुख्य खलनायक और मैक्सवेल ब्रॉड के रूप में। लंबे समय तक मिलर्स को सहयोग करे ल्यू क्रिज बनने को एक अनाम भूमिका में लिया गया है, जबकि 12 में अफवाह थी कि मार्टिन मैंडेड है और फिल्म रद्द होने के बाद अंततः नवंबर 2007 में उनकी सामूहिक मृत्यु से पहले मार्टिन एलन को मूल पोशाक डिजाइनिंग के रूप में काम पर रखा गया था। हालांकि उसी महीने लेखकों की हड़ताल शुरू हो गई थी, फिल्म को एक तरह से रोक दिया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ लेकिन फरवरी 2008 में हड़ताल समाप्त होने पर एक बार फिर से विकास में तेजी आई। वर्नर ब्रदर्स ने मिलर तुरंत फिल्मांकन शुरू करना चाहते थे, लेकिन उत्पादन को 3 महीने पीछे धकेल दिया गया। मूल रूप से जस्टिस लीग और मॉडर्न को अधिकांश शूटिंग सीटेन में फॉक्स स्टूडियो ऑस्ट्रेलिया में की जानी थी और आसपास के स्थानों पर कॉम्ब्रिज में नए स्थानों की तलाश की गई और सिडनी हैटन में हैप्पी हर्बल की शूटिंग की गई। द ऑस्ट्रेलिया फिल्म आयोग ने क्रिस्टियन विलन का अपना राय रखी, जिसमें जॉर्ज मिलर को गोल पामर क्रिस वोन और सभी ऑस्ट्रेलियन मूल निवासियों को खास करने का रास्ता मिल गया। प्रोडक्शन क्रू की पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया लोगों पर बना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वर्नर ब्रदर्स को 40% कर छूट कर देने से इनकार कर दिया, जबकि उन्हें लगता था कि उनका व्रत ऑस्ट्रेलिया अभिनेताओं को काम पर नहीं रखना है। मिलर यह कहते हुए निराश थे कि ऑस्ट्रेलिया फिल्म उद्योग की जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बहुत ही असली सोच के कारण बर्बाद हो रहा है। वह करोड़ों डॉलर के निवेश को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ फिल्मांकन को जुलाई 2008 तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि वर्नर ब्रदर्स को सभी को भरोसा था कि 2009 की गर्मी में रिलीजिंग के लिए निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्पादन में देरी जारी रहने से और जुलाई 2008 में द डार्क नाइट की सफलता के बाद वर्नर ब्रदर्स ने मुख्य नायकों की विशेषता वाले अभिनेताओं की विकास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जिसमें निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को द डार्क नाइट के साथ अपने बैटमैन 3 की अलग पूरा करने में अनुमति मिली और 2012 में उभरी और वर्नर ब्रदर्स ने एक एकल ग्रीन लैंटर्न फिल्म के लिए विकास को फिर से शुरू किया और 2011 में एक आलोचनात्मक और विपरीत निराशा के रूप में हुई। और इसी बीच द फ्लेक्स को वंडर वुमन के साथ फिल्म रूपांतरण का एक तरह से विकास जारी रहा, जबकि सुपरमैन रिब्यूट के लिए फिल्मांकन 2011 में
मैन ऑफ स्टील के साथ शुरू किया गया और गेयर द्वारा लिखित अक्टूबर 2012 में सुपरमैन और साथ ही साथ अधिकांश के लिए जो सेट की संपत्ति पर कानूनी जीत के बाद वनस ब्रदर्स ने फिल्म की घोषणा की और उसे जस्टिस लीग फिल्म के साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई। और मैन ऑफ स्टील फिल्मांकन पूरा होने के तुरंत बाद वनस ब्रदर्स विल बिल को काम पर रखा गया। वनस ब्रदर्स के अध्यक्ष जेफर रोबन ने बताया कि मैन ऑफ स्टील आगे चलकर फिल्म कैसी होगी इसके लिए माहौल तैयार करेंगे और डीसी यूनिवर्स में अन्य सुपर अस्तित्व के संदर्भ में शामिल थे और फिल्म पर डीसी कॉमिक्स पात्रों के साथ काल्पनिक बॉर्डन्स के रूप में टोन सेट की गई। और गोयर ने कहा कि यदि ग्री लैटन भविष्य की किस्त में प्रदर्शित होता है तो यह चित्रण या रिबूट संस्करण होगा जो 2011 की फिल्म से संदर्भ होगा। जून 2013 में मैन ऑफ स्टील के रिलीजिंग के साथ गोयल को सीक्वेंस लिखने के साथ एक नई जस्टिस लीग लिखने के लिए काम पर रखा गया, जबकि बिल ड्राफ्ट को ख़त्म कर दिया गया और बाद में पता चला कि इसका सीक्वेंस बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉग ऑफ जस्टिस है। एक टीम अपना फिल्म जिसमें सुपरमैन के रूप में हेनरी कैविल और बैटमैन के रूप में बेन एफन और वंडर वुमन के रूप में गेल ग्रोवन, द फ्लैश के रूप में एजर मिलर और एक्वामैन के रूप में जेस मेवरेज शामिल थे। और रे फिशन, क्यूटन सॉन और साइब्रूस के रूप में बाद में 3 छोटी भूमिकाओं में कैरेक्टरों को लिया गया गोयल के पास में लगाया गया। हालांकि डोल्स अभी भी बैटमैन बेनाम सुपरमैन के कार्यकारी है। अप्रैल 2014 में यह घोषणा की गई थी कि जैक स्पैन गोयल्स जस्टिस लीग और स्टीव पर भी निर्देशन करेंगे। वनस ब्रदर्स की थीम तौर पर बैटमैन ब्रेजन सुपरमैन और डार्क ऑफ जस्टिस के अपने लेखन से प्रभावित होने के बाद क्रिस टेरियन को अगले जुलाई में जस्टिस लीग को फिर से लिखने के लिए प्रेरित करा और 14 अक्टूबर 2014 को वनस ब्रदर्स ने घोषणा की कि फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पहला भाग 17 नवंबर 2017 को और भाग 2 की घोषणा की गई, लेकिन रिलीजिंग की तारीख की पुष्टि नहीं की गई। स्पैंड दोनों फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार थे। जुलाई 2015 की शुरुआत में EW ने खुलासा किया कि जस्टिस लीग पार्ट 1 की स्क्रिप्ट और टेरियन द्वारा पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ हालांकि जस्टिस लीग को शुरू में 2 भाग वाली फिल्मों के रूप में घोषणा की गई थी, लेकिन भाग के 2 साल बाद तुरंत भाग को रिलीज करने के लिए तैयार थे। स्पाइडर ने जून 2016 में कहा कि वह अलग अलग फिल्म होगी जिनमें एक फिल्म 2 में विभाजित होनी होगी। दोनों अलग अलग कहानी है। वो मुख्य फोटोग्राफी 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुई, जिसमें वनस ब्रदर्स स्टूडियोज और लिंसाइड के साथ लंदन और स्कॉटलैंड के आसपास विभिन्न क्षेत्रों पर शूटिंग हुई। अतिरिक्त फिल्म शिकागो, इलियोस में हुई, लॉस एंजल्स और जुपिंग आइसलैंड के पेंटोन में हुई और शॉडलिंग विवाद के कारण स्पैड के लंबे समय तक सिनेमेटोग्राफर लेरी फोंग और फैबन ब्रे द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। बैटमैन बेनाम सुपरमैन बड़ी पैमाने पर आलोचना स्वागत के साथ 2016 में ये पता चला कि जोफ जोन्स और जॉन ब्रैग और जस्टिस लीग फिल्म का निर्माण करेंगे और DC एक्सेस यूनिवर्स में प्रभावी भी हो गए। और उसी महीने आयरन मैन ने कहा कि वह बैटमैन बेनाम सुपरमैन के साथ सरल होगी और जोन्स ने 3 जून 2016 को पुष्टि की कि फिल्म का शीर्षक जस्टिस लीग है और बाद में कहा कि यह फिल्म पिछली DC एक्सटेंड यूनिवर्स DCU फिल्मों की तुलना में नाश्यजनक और आशावादी होगी। जस्टिस लीग का उत्पादन परेशानी भरा रहा। फिल्म के दौरान यह बताया गया कि जोफन जोन्स को पुनर्लेखन और क्रिस टोनन को वनस ब्रदर्स के अधिकारों के साथ समापन पैदा कर दिया है। बैटमैन बेनाम सुपरमैन की नाटकीय संस्करण को मिलर नकारात्मक प्रक्रिया के साथ वनस ब्रदर्स इसी बात से असंतुष्ट थे कि स्टैनन के तहत फिल्म कैसे आकार ले रही है। ये बताया गया था कि वनस ब्रदर्स ने लेखन के लिए एक फुटेज शामिल आयोजित किया है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ
जस्टिस लीग का उत्पादन परेशानी भरा था। फिल्म के दौरान यह बताया गया कि जूसन जॉन को पुनः लेखन ने क्रिस्टेनियन और बर्नस ब्रदर्स के अधिकार के साथ समापन पैदा कर दिया है। बैटमैन सुपरमैन के नाटकीय संस्करण को मिले नकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण बर्नस ब्रदर्स ने इसी बात से असंतुष्ट थी और स्नाइडर के तहत फिल्म को आकार ले रही थी। ये बताया गया कि बर्नस ब्रदर्स ने लेखन के लिए एक फुटेज शिखर समारोह आयोजित किया है। अंततः बर्नस ब्रदर्स द्वारा काम रखा गया और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान स्पाइडरमैन एक्टर से स्पाइडन के पद को छोड़ने के बाद उन्होंने फिल्म के निर्देशक के पद का संभाला। फिल्म अक्टूबर 2016 में पूरी हुई। तो दोस्तों इसी के साथ हम और डिटेल जानना चालू करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अब डार्क प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से इसके एक तरह से प्रोडक्शन पर काम किया गया और किन किन तकलीफ़ों का इन्होंने सामना किया। तो दोस्तों मुख्य रूप से बात की जाए तो इसके बारे में तो कई कलाकार इसमें शामिल हुए और कई बीच में छोड़कर इसे चले गए थे और प्रोडक्शन में भी बड़ी तकलीफ इन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी मूवी रिलीज हुई और कई दिन लग गए लेकिन इसके बनने में। मई 2017 में स्नाइडर ने अपनी बेटी ओडेन स्पॉन की मौत से ठीक से निपटने के लिए फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान निर्देशक कोर्टन को इस्तीफा दे दिया और जोस डेवन ने स्पाइडन के स्थान पर पोस्ट प्रोडक्शन वापस चालू करने पर बात की और जुलाई 2017 में ये घोषणा की गई कि लंदन और लॉस एंजलिस में फिल्म की 2 महीने तक दोबारा शूटिंग चल रही है, जिसमें वार्नर ब्रदर्स ने लगभग $25 मिलियन का एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया है। आमतौर पर 6 से 10 मिलियन के अतिरिक्त फिल्मांकन की लागत से अधिकांश है, जिसकी फिल्म का बजट $300 मिलियन तक पहुंच चुका है। मिशन इम्पॉसिबल और फॉल आउट को शेड्यूल के साथ है, जिसके लिए उन्होंने मुझे बढ़ाई थी, उसमें फिल्मांकन के दौरान रखने के लिए अनुभवित किया गया और फॉल आउट के दौरान निर्देशक को क्रिप्टोन मैगन की शुरुआत में जस्टिस लीग और निर्माता ने फॉल आउट का उत्पादन बंद करने के लिए फिर से मुझे डिजिटल रूप में और $3 मिलियन के बदले में केमन को मुझे मंडवाने की अनुमति दी और साथ ही साथ पैरामाउंट पिक्चर के अधिकार ने इसे विचार को खारिज कर दिया और जस्टिस लीग की VFX टीम को पोस्ट प्रोडक्शन की मूछों को डिप्लोन को हटाने के लिए विशेष किया गया और वैडन को क्रिस्टोरन के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग का श्रेय दिया, जबकि स्नाइडर को एकमात्र निर्देशक का श्रेय दिया गया। निर्माता चार्ल्स रोवन ने एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म मूल रूप से 80 से 85% तक शूट की गई है। इसके विपरीत ही स्नाइडर का अनुमान था कि नाटकीय कट के रूप में उन्हें जो बताया गया है उसके आधार पर उनकी सामग्री का केवल एक छोटा हिस्सा नाटकीय संस्करण में उपयोग किया गया था, क्योंकि उन्हें इसे नहीं देखा और सिनेमाटोग्राफर फैबर वेंस के अनुमान के अनुसार स्नाइडर द्वारा शूटिंग किए गए मूल फुटेज का केवल 10% हिस्सा ही अंतिम कट से इस्तेमाल किया गया है और वैडन का पुनः लेखन लगभग 18 पृष्ठों तक था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि नाटकीय कट ज़्यादा समय के थे और वार्नर ब्रदर्स ने CEO केविन शुरूज ने फिल्म के 2 घंटे से कम समय का होना अनिवार्य किया और परिणाम स्वरूप अंतिम कट उसे सटीक समय पर चलाया और कंपनी ने फिल्म की रिलीजिंग में देरी के लिए विकल्प चुना ताकि अधिकार को एंट्री और फरवरी 2018 में बताया गया कि स्पाइनर को जैसे लेख के दर्शान के करते हुए उसे निकाल दिया गया है और कोर्नाइड को ब्रिटेन के अनुसार उन्हें एक तरह से कट को वांछित कर दिया गया है और साथ ही साथ मुख्य रूप से मैनन अपने पिछले साल भी अलग अलग स्रोतों से इसी तरह की बातें सुन रहे थे और मैंने यह भी सुना था कि स्पाइडर की फिल्म का कट ऑफ देने के योग्य है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ पिछले साल की लागत स्रोत इसी तरह की
बताया बातें सुनी और मैंने ये भी सुना था कि स्नैड की फिल्म का रफ कट देखने योग्य था। और गोल्डबर्ग ने लिखा कि डीसी कॉमिक्स प्रकाशन कॉमिक बुक कलाकार जिम ली के अनुसार स्नैड को नहीं निकाला गया और कैलगरी कॉमन और एंटरटेनमेंट एक्सपो ने बोलते हुए कहा, फिल्म के कलाकारों और चालक दल के साथ सेट पर व्यवहार और अपमानजनक गैर पेशेवर को पूरी तरह से स्वीकृत था। और जस्टिस लीग और बैटमैन बेनम सुपरमैन के लेखन क्रिस टेरे ने नाटकीय कटौती की बर्बरतापूर्ण करते हुए बताया और फिल्म से अपना नाम हटाने का असफल प्रयास किया। म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी के अंदर बड़ा खास म्यूजिक देखने को मिला था आपको। मार्च 2016 में मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और डॉन ऑफ जस्टिस के लिए सह संगीत और से जिमर ने कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर सुपर हीरो बिजनेस से ने लिया है और एक्समैन स्कोर बना और डार्क फिनिंग और डेक व्यू 1984 और जैक एक्लस जिन्होंने जिम के साथ बैटमैन वर्जन और सुपरमैन ड्रो ऑफ जस्टिस का साउंड ट्रैक लिखा और संगीत द्रव किया गया। मूल रूप से फिल्म का स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष जून में उनकी जगह डेनी कैल्फन ने ले ली और बैटमैन और फिल्म की रुचि की थी और बैटमैन रिटर्न्स और बैटमैन ए एनिमेटेड बैटन में बेटियन थीम संगीत का उपयोग किया गया और जॉन विलियम्स सुपरमैन थीम्स का उपयोग कर फिल्म में एक विपरीत श्रेय के दौरान किया गया, जहां एक पुनर्जीवित सुपरमैन जिससे लीग से लड़ता है और बाद में रमोतियन के दौरान सुपरमैन स्टीन को हराने के लिए आता है। फिल्म में सिरिड द्वारा प्रस्तुत सिलियन कोहन के एवरिड नोजन और मुख्य रूप से इसके बारे में बात की जाए तो 10 नवंबर को डिजिटल रूप से जारी किया गया, भौतिक प्रारूप में 8 दिसंबर को रिलीज़ किया गया और सुपरमैन को जानबूझकर ट्रेलर क्लिप और पोस्टर सहित कई शुरुआती जस्टिस लीग मार्केटिंग समरीज से बाहर रख दिया गया, जिस पर अभिनेता केवल ने हास्यास्पद टिप्पणी की और अपने चित्रण को प्रचार सामग्री से छिपाए जाने के बावजूद केवल फिर भी फिल्म में प्रेम टूर में बाकी कलाकारों के साथ शामिल हुए। फिल्म की रिलीजिंग से पहले अंतिम ट्रेलर में क्लिट खुलासा किया गया, लेकिन इसी तरह से संपादित किया गया, लेकिन लेखकों को लगा कि एक्ट्रेस लुइस लैनग्रेन के बारे में सपना देख रही हैं और फिल्म की प्रयोजकता को विपणन भागीदारी में AT&T, जिलेट और मॉस्टिंग ब्रेज और DCS शामिल है। जस्टिस लीग का विश्व प्रीमियम आपको 13 नवंबर को देखने को मिला था 2017 में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिला था 13 नवंबर 2017 को और इसी के बाद दूसरा पार्ट आपको जहाँ तक ये 2023 के अंदर टीजर देखने को मिलेगा, ट्रेलर देखने को मिलेगा और रिलीजिंग डेट आपको जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 2024 ही बताई जा रही है। जितनी भी प्लेट निकल कर आ रही है 2024 की एक तरह से अनाउंसमेंट के हिसाब से है। फिल्म को 13 फरवरी 2018 को डिजिटल डाउनलोड पर रिलीज़ किया गया और 13 मार्च 2018 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्लू-रे डी और 4K अल्ट्रा HD DVN पर रिलीज़ किया गया और ब्लू-रे रिटर्न्स ऑफ सुपरमैन नाम को एक तरह से नामांकन को 2 बार 10 से शामिल किए गए, इसलिए भी एक तरह से खलनायक है क्योंकि इनमें जैक स्पैन या जैक ब्रेड को कई निरंकुश टिप्पणी थी और 20 अगस्त 2021 तक इसे DVD बिक्री में लगभग 30 मिलियन और ब्लू-रे बिक्री में 41 मिलियन कमाई की। द नर्बल के अनुसार घरेलू वीडियो बिक्री में कुल अनुमानित 71 मिलियन था और जस्टिस लीग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में 229 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में 488 मिलियन डॉलर्स की कमाई की और दुनिया भर में लगभग 660 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। दुनिया भर में ओपनिंग 288.8 मिलियन की थी और 750 मिलियन डॉलर के अनुमानित ब्रेक इवन और बिंदु के मुकाबले डेनलाइट हॉलीवुड ने बताया कि फिल्म को स्टूडियोज को लगभग 60 मिलियन का नुकसान हुआ। फिल्म को स्टूडियो को पैसा खोने के कारण फिल्म को बॉक्स ऑफिस बम या फ्लॉप माना गया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से
लोगों द्वारा इसे समझा गया, लेकिन इसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक ट्रेन ने शुरुआत में लगभग 4081 थिएटरों में से 400 IMAX जिसमें शामिल थे, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिला है। 110 से 120 मिलियन डॉलर्स की फिल्मी शुरुआत का अनुमान लगाया गया और गुरुवार रात को एक 10 काउंटिंग में 13 मिलियन डॉलर्स की कमाई हुई, जो कि पिछले जून में वंडर वुमन्स द्वारा कमाए गए 11 मिलियन डॉलर से भी अधिक थी। हालांकि पहले दिन गुरुवार को पूर्णांकन सहित 38.8 मिलियन डॉलर्स का अनुमान लगाया गया और लगभग 186 मिनट ओपनिंग में 45% कम होकर 93.8 तक पहुंच गई। और साथ ही साथ दोस्तों 100 मिलियन से भी अधिक ओपनिंग वाली DCU की पहली फिल्म बन गई और अंतिम तारीख के आंकड़े के लिए फिल्म को अधिकार पूर्ण के प्रति दर्शकों की पीपी प्रति और साथ ही खराब और आलोचना प्रतीत हुई और फिल्म समीक्षाएं में एकत्रीकरण और वेबसाइट रोड ट्रोनिन द्वारा रिलीजिंग से एक दिन पहले तक अपना समग्र स्कोर पोस्ट नहीं करने की जिम्मेदारी ठहराई और लगभग 55% गिर गई और साथ ही साथ अपने तीसरे सप्ताह में लगभग इसने 70 मिलियन डॉलर्स की कमाई के साथ कोर को दूसरे स्थान पर रखा। साथ ही दोस्तों इसी के साथ 2018 में फॉरबन ने स्नैन डार्क फिल्म मैन ऑफ स्टील और ब्लैटमैन वर्सेस सुपरमैन डार्क ऑफ जस्टिस में जस्टिस लीग की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म से लेकर सुरनाम द्वारा निर्देशित हल्के फुल्के सीक्वेंस के तहत अनुमान बदलकर जस्टिस लीग की तुलना में बेहतर प्रक्रिया दी गई और अन्य क्षेत्रों में फिल्म ने विश्व प्रीमियम ओपनिंग 325 से 355 मिलियन से भी अधिक की एक तरह से ओपनिंग की। साथ ही साथ परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली इसकी और साथ ही साथ अगला पार्ट आपको जल्दी देखने को मिला। 2017 में इसने गोल्डन ट्रेलर अवार्ड और सैनी DF फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, गोल्डन ट्रेलर अवार्ड, किड्स चाइल्ड अवार्ड 2018, टीम चैन अवार्ड 2018। और साथ ही साथ दोस्तों अब हम कैरेक्टर के बारे में जाने। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी मूवी है इसके जो कैरेक्टर हैं आपको उन सभी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं इस मूवी में, सबसे पहले बात करते हैं हम बैन एफ्लेक के बारे में। इनका पूरा नाम बेंजामिन गोजा एफ्लेक है। 15 अगस्त 1972 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, फिल्म निर्माता है और इनकी फ्रांसिस में एक अकादमिक पुरस्कार शामिल है। और एफ्लेक ने अपने करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में की जब उन्होंने PBS सेक्शन श्रृंखला द वूड्स ऑफ मिमी में 1980 से 1988 में अभिनय किया। बाद में वे स्वतंत्रता कॉमेडी टेंट एंड द कैनफे 1983 और चेंजिंग एमी 1997 सहित कई केबिन स्थापित में कॉमेडी में दिखाई दी। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो बेंजामिन गिजी एफ्लेक वॉल्डेंस इनका पूरा नाम है और 15 अगस्त 1972 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 50 साल इनकी उम्र है। बर्फल कैलिफोर्निया USA में हुआ और एक तरह से ऑक्सडेल्ट कॉलेज से ये ग्रेजुएट है। मुख्य रूप से अभिनेता है, फिल्म निर्माता है और फिल्म डायरेक्टर है, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर भी है। 1981 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और जेनिफर गर्नर इनकी एक पत्नी थी। 2005 में शादी हुई थी, 2018 में इन्होंने तलाक ले लिया। साथ ही साथ दोस्तों जेनिफर ऑफेंस इनकी दूसरी पत्नी है। दोनों पत्नियों का नाम सेम ही है, लेकिन इनके अब 3 बच्चे भी हैं। और एफ्लेक को तब व्यापक से पहचान मिली जब उन्होंने मैटन डेमन ने गुड वी हंटिंग 1987 और फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने खुद को आपदा फिल्म मार्गरेट 1988 सहित स्टूडियोज फिल्म में एक अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया और एक्स क्राइम थ्रिलर रेडिंग्स गेम्स 2000 और वॉर ड्रामा पर्ल हार्बर 2001 और थ्रिलर द
एक तरह से सम ऑफ ओल्सन प्रिंस 2008 और करियर में गिरावट के कारण अफ्लेन ने बायन हॉलीवुड 2006 और जो द रिविल की भूमिका निभाकर वापसी की और सबसे अभिनेता को ओपली कप जीताया। और इनके डायरेक्शन में पहली बार गोन ब्रे ग्रोन 2007 जिसका उन्होंने सहलेखन भी किया था और खूब सराहना भी की थी। इसके बाद मुख्य रूप से आपको इनकी कई मूवीज़ देखने को मिल चुकी है और अगर 2012 और साथ ही साथ इसके बाद एफ्लेक ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म गोर गर्ल 2014 में एक तरह से अभिनय किया जो कि इनकी बहुत ही बड़ी हुई मूवी थी और डीसी एक्सटेंड यूनिवर्स की फिल्मों की सुपर हीरो बैटमैन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहे। डीसी एक्सटेंड यूनिवर्स की फिल्मों में सुपर हीरो बैटमैन की भूमिका भी इन्होंने निभाई हैं और इन्होंने थ्रिलर में अभिनय किया है द आउटन 2016 और स्पोर्ट ड्रामा द वे ब्रैक 2020 जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी अभिनय किया है। साथ ही साथ गिल्सन 2022 और एरा 2030 नाटकों में सहायक भूमिका की स्नातक प्राप्त है और एफ्लेन एंड क्राउन 18 के सह संस्थापक भी हैं जो एक तरह से अनुदान निर्माण और एक विकल संदीप गैर लाभकारी संगठन है। वह डॉर्मक्रिट पार्टी के भी कट्टर समर्थन है और पर्ल स्टीन फिल्म के भी सह मालिक है। अफ्लेक का जन्म 15 अगस्त 1972 को बर्कल कैलिफोर्निया में बेंजिंग जोया एफ्लोन बोर्डन के रूप में हुआ। जब वह 3 साल के थे तो उनका परिवार मैसेचुसेट्स चला गया और क्रैबिस में बसने से पहले वे हाउमत में रहते हैं और जहां उनके भाई क्रिस का जन्म हुआ। साथ ही साथ एवन बचपन के दौरान उनके पिता को शराब की लत से गंभीर पुरानी समस्याएं बताई गई थी। साथ ही साथ दोस्तों एफ्लेक का पालन पोषण राजनीतिक रूप से सक्रिय उदार परिवार में हुआ। और भी की डिटेल है कि अपन फिल्मोग्राफी पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो एफ्लेक ने 50 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और एक अभिनेता हैं, राइटर हैं और एक डायरेक्टर के रूप में अपनी पूरी करियर की कई प्रशंसाएं भी जीती हैं और कई अवार्ड्स भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। और एक लेखन के रूप में उन्होंने पहली बार अपनी पहचान तब मिली जब उन्होंने गुड विल हॉन्टिंग 1987 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया और जिसमें उन्होंने मैट डेमन के साथ सहलेखन लिखा और एफ्लेक 25 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा स्कोर जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने और एक अभिनेता के रूप में उन्होंने हॉलीवुड्स 2006 और द डेंटर वार 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया। फिल्म ऑर्गन 2012 जिसका उन्होंने निर्देशन और सह निर्माण में अभिनय किया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक जैसे ब्राफ्ट और डेरफन गिल्ड अवार्ड जीता। साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड और वाफ्टन प्रोडक्शन गिल्ड अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्रण के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। और साथ ही साथ दोस्तों सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है इनके बारे में और साथ ही साथ अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है एक तरह से हेनरी विलियन डॉल्गिन केवल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इनका जन्म 5 मई 1983 को हुआ। एक ब्रिटेन अभिनेता हैं और इन्हें शॉर्ट टाइम्स के द ड्यून्स 2007 से 10 में चार्ल्स ब्रैडन के किरदार और डीसी एक्सटेंड यूनिवर्स 2013 से 22 में डीसी कॉमिक्स के चित्रण के लिए सुपरमैन नेटफ्लिक्स फैंटेसी श्रृंखला द विचर 2019 से 30 में गोल्डन ओफिरियन के किरदार के लिए जाना जाता है और नेटफ्लिक्स फिल्म एंडलोन होम्स 2020 में सर्कल होमन और इसका 2022 का सीक्वेंस है। हेनरी विलियन डेल्विन केलियंस इनका पूरा नाम है। 5 मई 1983 को इनका जन्म हुआ था और तकरीबन 40 साल इनकी उम्र है। और साथ ही साथ 5 मई 1983 को इनका जन्म हुआ, 40 साल उम्र है। जैसा कि मैंने बताया 2001 में इस इंडस्ट्री के अंदर ये एंटर करते हुए नजर, यानी अपना इस इंडस्ट्री के अंदर जुड़ाव चालू किया। केवल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म रूपांतर द
आउट ऑफ मॉडर्न स्क्रिप्ट 2002 और आई कैप्चर द कैसल 2003 में भूमिकाओं के साथ की। उन्होंने BBC की द स्पॉट एक दशे नीली स्टीन 2002 और ITV की डिस्टन मार्ड 2003 सहित कई टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए एक तरह से अभिनेताओं की भूमिका निभाई है और साथ ही साथ इनके इसी वजह से इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों केवन का जन्म 5 मई 1983 को हुआ और जो चैनल द्वीप समूह और सेट एक दशे हैली जिसमें रोमन कैथोलिक परिवार के लड़कों में छोटे थे। उनकी जर्सी और जर्मी माँ मेरिन स्कॉट अंग्रेजन एरन मूल की थी। स्टोन केवन खेल और नाटक दोनों में सक्रिय थे। उन्होंने 1999 में गिजन के एक स्कूल ब्रॉडकास्ट में टी बर्टन के साथ एक शायद भूमिका भी निभाई थी। और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। केवल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत लगभग 2001 में की थी। केवन रेडोड और डार्क ऑफ मॉडर्न क्रिस्ट 2002 के रूपांतरण में भी भूमिकाओं के साथ हैं। उन्होंने BBC द इंस्पेक्टर लिली स्टीन 2002, टेलीविजन फिल्म गुड बाय मिस्टर चिप्स 2002 और मिडसैंड मर्डर्स 2003 में भी अभिनय जारी रखा। 2003 में उन्होंने आई कैप्चर द कैशन में सहायक भूमिका निभाने के लिए और जिसके बाद हैंडराइज हेलबर्ड 2005 और रेड राइडिंग हुड 2006 और ट्रिफन एंड स्लॉट 2006 में अभिनय किया है। और मैथ्यू वॉन स्टोन के रूपांतरण में भी उनकी एक छोटी भूमिका 2007 में देखने को मिली। साथ ही साथ 2007 से 2010 तक केविन ने शो टाइम्स की टेलीविजन श्रृंखला द ड्यूट चार्ल्स ब्रैड और सोफर के साथ ड्यून के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। श्रृंखला को व्यापारिक रूप से खूब सराहना की गई और इसे 2007 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ 2008 में एमी अवार्ड जीता। केवन ने अपनी करियर को बढ़ावा देने के लिए श्रेय इस शो को दिया और इसी के साथ दोस्तों इंटरनेट व्हीकल्स ने उन्हें मोस्ट सेडिंग ड्यू का एक नाम दिया और केविन को मैगजीन की 2004 की फिल्म सुपरमैन फ्लैम्बाइन और सुपरमैन की भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया और मैगजीन ने परियोजनाओं में हाथ पीछे खींच लिया और हैरी पॉटर एंड द गोल्ड ऑफ द वायर 2005 के अंदर भी ये केवन को स्टीन ड्रैगन के रूप में देखने के लिए प्रशंसाओं के लिए लेखन की प्रशंसा कारण भी थी। ये भूमिका थे रोबन पैटर्न को मिली और उन्हें अपना प्रोडक्ट एडवन कहा। हालांकि जब फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तब तक केवन इस किरदार को निभाने के लिए एक जैसे बहुत बूढ़े हो चुके थे और यह भूमिका सिर्फ पैटिन को मिल गई और इन्हें रिपोर्ट के बावजूद कि बैटमैन बिगिन और बैटमैन के दावेदार है तो केविन ने पुष्टि की कि उन्होंने अभी भी इस भूमिकाओं के लिए ऑडिशन नहीं दिया है, ना ही उन्हें इस भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। 2005 में कैसलिन रोज ने जेम्स बॉर्डिन की भूमिका के लिए केवल अंतिम पसंद की और निर्माता ने निर्देशक मार्किन केबल्स और उनके डैनिंग क्रेग के बीच उलझे हुए थे और कथित तौर पर केबल्स ने केबल का समर्थन किया लेकिन निर्माताओं ने पुराने बोर्ड को प्राथमिकता दी। अंततः क्रेज को ये भूमिका मिली और 15 साल बाद 2020 में नो ने टाइम टू डाई के साथ एक भूमिका से क्रेन की सेवानिवृत्ति के बाद एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम में केविन को क्रेन के उत्कृष्ट अधिकार के रूप में चुना। द ड्यूटेंस में दिखाई देने के दौरान कैप्टस ने सांगे ज्वेल्स और सुमांकी को हॉरर फिल्म ब्यूट क्रीन 2008 में अभिनय के लिए और वुड एल्पन में कॉमेडी फिल्म जो भी क्रिएशन 2009 में से अभिनय दिखाया और उन्होंने 2011 और में रिलीज तरसेमसियन की पौराणिक फिल्म इमरोड थेमस में भूमिका निभाई और 2022 में रिलीज हुई द कोल्ड लाइट ऑफ डे ब्रूशन में विलेन के साथ में भी अभिनय किया। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी और भी कई भूमिका है जो कि बड़ी ही सुपरहिट रह चुकी हैं और 30 जनवरी एक तरह से 2011 को ये घोषणा की कि
मुख्य रूप से आपको ये जो हमारे कैल्विन हैं, कैल्विन को संग जैक स्पैन और मैन ऑफ स्टील में क्रूड केटन के सुपरमैन की भूमिका के लिए चुना गया है। और साथ ही साथ सुपरमैन की भूमिका इन्होंने बार बार दोहराई 2016 के सीक्वेंस में, जिसमें बैटमैन और वंडर वुमन के साथ एक क्रॉसओवर दिखाया गया। उन्हें सुसाइड स्क्वाड के कलाकारों को भी आश्चर्यचकित करने के लिए भेष बदलकर सैनी डीन कॉमिक्स कॉन में भाग लिया। और साथ ही साथ कैमियन ने जस्टिस लीग के 2017 के नाटकीय संस्करण में सुपरमैन के रूप में वापसी की, जिसके पारिवारिक त्रासदी के कारण एक तरह से स्नाइडर को प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद नेसांग जूसन प्यूटन द्वारा फिर से तैयार किया गया। और कि एक तरह से स्नाइडर कट को देने के लिए वह गृह संस्करण अभिनय के बाद वह जेक स्नाइडर जस्टिस लीग में फिर से दिखाई दिए, जिसका प्रीमियम मार्च 2021 में HBO मैक्स पर हुआ। उनके प्रबंधन डैनी गोर्गिस ने 2016 में कहा कि वह इस स्टोनन को सुपरमैन फिल्म पर काम कर रहे हैं और कृतिक तौर पर रुचि रखते हैं। और जस्टिस लीग की रिलीजिंग के तुरंत बाद केविल ने खुलासा किया कि वह एक और फिल्म में सुपरमैन की भूमिका निभाने के लिए अंतर्व पर थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारी कुछ डिटेल हमने आपको बता ही दी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी एक तरह से इन्हें देख सके। और दोस्तों अब हम अगले जिस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे उसका नाम मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से वो भी आपको DC की कई मूवीज़ में आपको देखने को मिल चुके हैं और इनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से एमी एडम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह से अभिनेत्री हैं और एमी लू एडम्स का जन्म 20 अगस्त 1974 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है और अपनी हास्य और नाटकीय दोनों भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाली है। इन्हें दुनिया की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में वॉशिंग रैंकिंग में 3 बार शामिल किया गया है और उन्हें 6 अकादमिक पुरस्कार और 7 ब्रिटेन अकादमिक पुरस्कार मिले हैं। 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और नामांकन के अलावा 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ एमी लू एडम्स का जन्म 20 अगस्त 1974 को, तकरीबन इनकी उम्र 48 साल है, इटली में हुआ और अमेरिकन है ये एक तरह से और एक अभिनेत्री है। 1994 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और इन्होंने डेरी ले बॉर्गन से 2015 में शादी की थी। एडम्स ने अपने करियर की डिनर थिएटर में एक डॉक्टर के रूप में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 1994 से 1988 तक जारी रही और डार्क कॉमेडी ड्रॉप डेड गॉर्जियस 1999 में एक तरह से भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इफ़ यूक्रेन 2002 में आई, लेकिन उसके बाद वे 1 साल तक बेरोजगार रही। उन्होंने सफलता एक तरह से जब हासिल की जब उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा जून बंग 2005 में एक वाचक गर्भवती महिला का किरदार निभाया था। संगीत फैंटेसी फिल्म एंड चौड़ 2007 में वे एडम्स के साथ भी देखने को मिली। और भी कई भूमिकाएं हैं इनके बारे में, सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। साथ ही साथ इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और एडम की मंच भूमिका 2012 में पब्लिक थिएटर का इनटू द ब्लू का पुनर्द्वार और 2022 में द गर्ल्स मैग्राउन और वेस्ट एंड थिएटर पुनर्द्वार शामिल है। 2014 में उन्होंने टाइम्स एंड द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में एक तरह से नामांकन प्राप्त किया है। तो दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो एडम्स का जन्म एवलियोन्स इटली में हुआ और अमेरिका एक तरह से माता पिता कैथरीन और रिचर्ड एडम्स के घर पर उनके पिता केसर एरम एडम्स सेमी परिवार में एक अमेरिकन सेना के साथ तैनात थे। उनके 4 भाई और बहन
दो बहनें हैं। एक आर्मी बेस में, दूसरी आर्मी बेस में जाने के बाद वह 8 साल की थी। तब वह अपने परिवार के साथ केसर रॉक और कोलोराडो में बस गई और सेना छोड़ने के बाद उनके पिता ने नाइट क्लब और रेगिस्तान में पेशेवर रूप से एक तरह से गाना गाया और एडम ने अपने पिता के शो में जाने और बार में सार्मी टेमन पीने को अपनी बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक बताया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एडम को एमोर के रूप में पाला गया जब तक कि उनके माता पिता को 1985 में तलाक नहीं हुआ और उन्हें चर्चा एक तरह से छोड़ दी। उनका धार्मिक मान्यता मजबूत नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि वह प्यार और करुणा की शिक्षा देती है। और सारे दोस्तों फालतू की बातें हैं और मैं आपको तो इनके बारे में और डिटेल बताता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी के साथ एडम मिट एक्टर और साथ ही साथ 2001 में अपनी कक्षाओं में अभिनेता चित्रण के लिए गोल्डसन गई और एडम सेलिब्रिटी होने में बहुत कम महत्व पाती है। उनका कहना है कि जितना अधिक लोग मेरे बारे में जानते हैं उतना कम वे मुझे और मेरे पात्रों को विश्वास करते हैं। वह फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए समान वेतन मांग करने वाली अन्य अभिनेताओं में शामिल हो गई, लेकिन उन्हें लगता था कि अभिनेत्रियों से अक्सर लैंगिक वेतन अंतर के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआती वर्षों में कठिनाइयों का अनुभव करने के बाद एडम न्यूज़ शहर के यहूद बस्ती फिल्म स्कूल में वांछित छात्रों के साथ मिलकर काम करते हैं और वैरायटी ने 2010 में उनके साथ उनके काम के लिए एक तरह से काम करती है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो पेशेवर एलजीबीटी किशोर की मदद करता है। 2011 के कार्यक्रम ट्रैवल लाइव के प्रस्तुतिकर्ताओं के रूप में काम किया है। 2013 में उन्होंने ब्रेन कैंसर के रेडिएशन हेडेन के लिए धन जुटाने में मदद की और साथ ही साथ कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैवेज स्टोर अभियान शुरू किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके अवार्ड्स भी कई हैं और उनके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता ही देता हूँ। एक्टिंग द रिव्यू अवार्ड एशियन और अकेडमी फ्लेयर केन 2002 के लिए और जूलियट 2009 के लिए, साथ ही साथ मैन ऑफ स्टील 2012 और साथ ही साथ जस्टिस लीग जैसे कई मूवीज़ के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना, साथ ही साथ इसका पिछला पार्ट जो देखने को मिला था आपको 2017 में, उसके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, टोटल मिलाकर सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जैसे इसका टीजर या ट्रेलर कोई आउट होता है तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर आपको बता दूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और आप यदि इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं तो आपका रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और यदि इसे देखना चाहते हो तो आप जाकर OTT प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स पर या प्राइम वीडियो दोनों में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डीसी की इस मूवी को कवर करा। डीसी प्लेलिस्ट में एक और ये मूवी आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।